उत्तर भारत में खुद बाबा साहब अंबेडकर को घर घर पहुंचाने का काम बाबा साहब के तालीम में पैदा हुए बीपी मौर्य जैसे लोगों ने जरूर किया। लेकिन बीपी मौर्य के बाद अगर उत्तर भारत में फुले शव अंबेडकर को घर घर पहुंचाने का काम किसने किया तो वो निसंशय साहब श्री कांशीराम जी ने किया। एक जाति समुदाय नहीं बल्कि सचमुच में बहुजन समाज को इकट्ठा बनाकर उनकी राजनीतिक ताकत पैदा करके ब्राह्मणवादियों को इस देश में खुलेआम ललकारने वाला अगर कोई बाबा साहब के बाद था तो वो कांशीराम नाम का शख्स था। कि कई लोग आजकल पॉलिटिकल प्रिजनर है और जो पॉलिटिकल प्रिजनर लोग हैं वो किसी आंदोलन को नहीं चला सकते, किसी मूवमेंट को नहीं चला सकते। अगर 10 साल में अगर कोई हमारा एमएलए एमपी अगर किसी जगह से बनता तो हम महाराष्ट्र का राजनीतिक नक्शा बदलने की औकात रखते हैं आज भी। जरूरी नहीं कि एमपी एमएलए ही होना जरूरी है, मूवमेंट के चलना जरूरी है। मूवमेंट जब चलेगी तो आज एमपी नहीं है एमएलए नहीं है कल पैदा होगा, लेकिन मूवमेंट जब रुकेगी तो हमेशा के लिए पैदा नहीं होगा। राजनीतिक व्यवस्था इनको नेता बनाती है, नेता करके आपके सामने प्रोजेक्ट करती है और आप लोग भी नकली नेताओं के पीछे भागने का काम करते हो और असली नेताओं को पिछले छोड़ देते हो। मोदी और योगी बहुत अच्छा काम करने वाले मायावती को सीधा सवाल है कि तुम्हें किसी दलित युवक की मृत्यु की फिक्र नहीं है। मोदी और योगी बेहतरीन काम कर रहे, ये सर्टिफिकेट देने वाले लोगों को कैसे नेता माने? शायद मायावती पहचान नहीं पाई इसलिए ये बुरी हालत में पहुंचे। आंदोलन की दुर्गति हुई, मायावती का इंडिविजुअल रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई है, भतीजा है, भतीजा नहीं तो उसका लड़का, कुछ ना कुछ है। नुकसान उनका क्या है? नुकसान मूवमेंट का। बहुजन नायक कांशीराम साहब को कौन नहीं जानता? मुझे नहीं लगता है कि नागपुर में उनके बारे में जो भी सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो जानता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसका अंबेडकरी आंदोलन के साथ कोई रिश्ता है वो हर कोई बहुजन नायक कांशीराम जी के योगदान को अच्छी तरह से समझता है। कांशीराम साहब सिर्फ एक राजनीति के लेवल पे बहुत लोगों को पता है, लेकिन एक विचारक के नाते, चिंतक के नाते, रणनीति के नाते और भारत देश की जो भी जितनी भी वर्तमान समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे वो कल्चरल रूप से हो, किसान नीति को लेकर हो, रोजगार नीति को लेकर हो, बहुजन नायक कांशीराम जी के पास उसके बारे में एक रचनात्मक रिपोर्ट था, अहवाल था। दुर्भाग्य की बात है कि उनके हाथ में देश की बागडोर नहीं गई। जिन सूबों की गई, राज्यों की गई, उन राज्यों का कायोपालट उन्होंने किस तरह से किया इसको भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तर भारत में खुद बाबा साहब अंबेडकर को घर घर पहुंचाने का काम बाबा साहब के तालीम में पैदा हुए बीपी मौर्य जैसे लोगों ने जरूर किया। लेकिन बीपी मौर्य के बाद अगर उत्तर भारत में फुले शव अंबेडकर को घर घर पहुंचाने का काम किसने किया तो वो निसंशय साहब श्री कांशीराम जी ने किया। बामसेफ का कैडर कैंप नागपुर में हुआ।
79 में कोहिमा में भी हुआ था। DS4 का साइकिल मार्च सिर्फ पोरबंदर से नहीं निकला था, वो जम्मू कश्मीर से भी निकला था। बाबा साहब अंबेडकर के बाद समूचे भारतवर्ष के बहुजनों को एक आंदोलन के साथ जोड़ने वाला कोई शख्सियत था तो वो बहुजन नायक कांशीराम जी थे। बाबा साहब के बाद उन्होंने सारे भारत में बिखरे हुए सिर्फ दलितों को नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं, पिछड़े वर्ग को नहीं, बल्कि आदिवासी लोगों को भी अंबेडकर आंदोलन के साथ जोड़कर बहुजन राजनीति की नैया इस भारत में पार करने का एक ऐतिहासिक काम किया। पुराने लोगों को पता है, शहडोल में आदिवासी रैली थी, तब शहडोल ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा मध्य प्रदेश में था। लाखों की भीड़ आदिवासी समुदाय की कांशीराम साहब के साथ जुड़ी थी। आप पंजाब में चले जाए तो हजारों नहीं लाखों के तादाद में सिख समुदाय के बांधव, महिलाएं बहुजन आंदोलन के साथ जुड़ी थी। 1993 में हमने टाडा के खिलाफ पहली बार मुंबई में कांशीराम जी के नेतृत्व में मुंबई में बड़ा मोर्चा निकाला था। सारा मुसलमान तबका कांशीराम जी के लीडरशिप में आया था। मंडल आयोग का आंदोलन देश भर खड़ा हुआ। पिछड़ों ने भी कांशीराम जी का जम के साथ दिया। एक जाति समुदाय नहीं बल्कि सचमुच में बहुजन समाज को इकट्ठा बनाकर उनकी राजनीतिक ताकत पैदा करके ब्राह्मणवादियों को इस देश में खुलेआम ललकारने वाला अगर कोई बाबा साहब के बाद था तो वो कांशीराम नाम का शख्स था। लेकिन बाबा साहब भी कुछ सपनों को छोड़कर चले गए। वो भी जीते जी अपने आंदोलन को एक लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा पाए। वो भी देखना चाहते थे मेरे लोग हुक्मरान बने, छोटे मोटे पदों पर पहुंचे, हुक्मरान नहीं बने। बाबा साहब चाहते थे पूरा भारत बौद्धमय बने। महाराष्ट्र के 5-10 लाख छोड़ दे और बाबा साहब के बाद कुछ उत्तरी और दक्षिण भारत के बौद्ध छोड़ दे तो 1 करोड़ को भी हम पार नहीं कर पाए। कांशीराम साहब भी सम्राट अशोक का भारत देखना चाहते थे। उन्होंने कई सभाओं में कहा था मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत। और सम्राट अशोक का भारत वो कौन सा है ये बताने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश की सत्ता, इस देश की पावर पॉलिटिक्स बहुजनों के पैरों तले हाथ में आ जाए। नहीं हो पाया। कांशीराम जी भी यही चाहते थे। कुछ हद तक ज्यादा सफल हो गए। पूरे देश की राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में नहीं ले पाए। बहुजनों के सारे महापुरुषों के आंदोलन का, चाहे बुद्ध से लेकर चारवाक से लेकर महात्मा फुले हो, पेरियार जी हो, नारायण गुरु हो, कई देशों में उन महापुरुषों ने जितनी उम्मीदें रखी थी वो कुछ हद तक पूरी हुई, लेकिन सारी नहीं पूरी हुई।
कांशीराम जी भी बहुत जल्दी चले गए। परिणाम था यही था कि जिस मोड़ और मुकाम तक कांशीराम जी ने बहुजन आंदोलन को पहुंचाया, आगे क्या होगा, बाबा साहब के बाद आगे क्या होगा, फूले के बाद आगे क्या होगा, यह बहुजन आंदोलन की एक डार्क साइड है कि इसको कभी कंटिन्यूटी नहीं मिली है। चढ़ाव उतार से भरा हुआ इतिहास है हमारा, और इसलिए बाबा साहब के बाद जैसे ढलान पर पहुंचे, कांशीराम साहब के जाने के बाद भी ढलान पर पहुंचना था। ब्राह्मणवादी लोग जैसे चाहते थे वैसे ही हो गया, ढलान पे पहुंच गया। और जब ढलान पे पहुंच गया तो हम लोगों ने सोच समझकर अपने राजनीतिक पद को त्याग कर, क्योंकि मैं उस वक्त ऑल इंडिया का बीएसपी का महामंत्री था, सारे पदों को छोड़कर किसी भी कीमत पर कांशीराम जी की मूवमेंट जिंदा रहनी चाहिए, इस मकसद के साथ मैदान में उतरे और 9 अक्टूबर को बीआरएसपी को लॉन्च किया। जब लॉन्च किया, मामा देशमुख थे, मंच पर थे, बच्चू कडू मंच पर थे, जस्टिस कोलसे पाटिल मंच पर थे। 2 दिन कस्तूरचंद पार्क में विशाल अधिवेशन हुआ। तब कुछ लोगों ने कहा इतना जल्दी बीएसपी नहीं छोड़ना चाहिए था। वही लोग आज जब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं माने साहब आपने देर की बीआरएसपी बनाने में, पहले ही करना चाहिए था। हमेशा सच है और शुरू में बहुत कम लोगों को समझ में आता है, बाद में ज्यादा लोगों को समझ में आता है कि आज हमने सुबह मायावती का भाषण लखनऊ से सुना, और उस भाषण में मायावती जी ने मोदी और योगी बहुत अच्छा काम कर रहे ऐसा भाषण में कहा। इसके बारे में आपकी राय क्या है? अब जब यह मुझे सवाल पूछा गया, वो भी आज के दिन, तो जवाब तो देना पड़ता। और जवाब मैंने ये दिया कि कई लोग आजकल पॉलिटिकल प्रिजनर है, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर लोग हैं वो किसी आंदोलन को नहीं चला सकते, किसी मूवमेंट को नहीं चला सकते, क्योंकि प्रिजनर लोगों को जेलर के मुताबिक चलना पड़ता है, और इसलिए आंदोलन वही चला सकता है जो प्रिजनर नहीं है, जो जेल में नहीं है। और जेल का मतलब सोनम वांगचुक जैसा जेल में ही होना जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर का वांगचुक जैसे जेल में होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी दिमागी तौर पर जेल में गया है तो वो जेल में ही है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? ऐसे लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जाती। और इसीलिए मूवमेंट, आंदोलन किसी भी कीमत पर चलाना जो समझदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, जो ना समझ है उनकी क्या जिम्मेदारी भाई? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और इसीलिए हमने 10 साल में 10 साल का लेखा जोखा घंटे आधे घंटे में रखना पॉसिबल भी नहीं है। कुछ झलकियां रमेश पाटिल जी ने आपके सामने रखी, लेकिन मुझे याद है जब हमने विदर्भ के मुद्दे को लेकर जब मुंबई में मोर्चा निकाला तो विदर्भ वीर दामोदर राव धोटे एक बार मुझे मिले
और उन्होंने मुझे गले से लगाकर कहा कि मैंने बहुत विदर्भ के नेता देखे जिन्होंने विदर्भ के आंदोलन किया, लेकिन बीआरएसपी और आप अकेले हो जिन्होंने विदर्भ के लिए मुंबई में बड़ा मोर्चा निकाला था। किसी प्रशस्ति पत्र के हम कभी मोहताज न थे न होंगे, लेकिन काम बोलता है। ठीक है, हम इस बात को भी मानते हैं। मैं तो कहता हूं, अगर 10 साल में अगर कोई हमारा एमएलए एमपी अगर किसी जगह से बनता तो हम महाराष्ट्र का राजनीतिक नक्शा बदलने की औकात रखते हैं आज भी। लेकिन कई कारण होते हैं। मैंने जब नागपुर की लोकसभा लड़ी, मुझे पता है किसी को भी वोट दो, लेकिन डॉक्टर माने को वोट नहीं जाना चाहिए। चाहे पोस्टर छपो के ले लो, चाहे गाड़ियों का खर्चा ले लो, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। नागपुर वाले अभी समझदार है, जानते हैं। हमें पता है अपने पैरों पर, अपने ताकत पर आंदोलन चलाने की कीमत क्या देनी पड़ती है, वह हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इसलिए हमारे मन में कभी सपना नहीं है कि हमें एमएलए बनना है, एमपी बनना है। अरे बिना एमपी और एमएलए बन के भी हम मूवमेंट को बड़े ताकत के साथ चला सकते हैं। यह भी एक हौसला है, यह भी एक दूसरा तरीका है। जरंगे पाटिल के पास कौन सा एमएलए है उसका, कौन सा एमपी है उसका, फिर भी कई एमपी और एमएलए उसके सामने जाके उसको मिलते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसके नाम से कोई एक पार्लियामेंट में तो शपथ लेता है। जरूरी नहीं एमपी और एमएलए होना है तो अच्छी बात है, लेकिन वही नहीं है तो मूवमेंट नहीं है, ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। कांशीराम जी ने भी शुरू किया, तब कौन सा एमएलए था, कौन सा एमपी था। जरूरी नहीं कि एमपी एमएलए ही होना जरूरी है, मूवमेंट के चलना जरूरी है। मूवमेंट जब चलेगी तो आज एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, कल पैदा होगा, लेकिन मूवमेंट जब रुकेगी तो हमेशा के लिए पैदा नहीं होगा। इस उम्मीद के ऊपर मूवमेंट चलानी होती है। और इसलिए पिछले 10 साल में कई सारे आंदोलन किए, प्रोग्राम किए, महाराष्ट्र के बाहर, चाहे तेलंगाना हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पार्टी गई, लेकिन अपने ताकत पर गई, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी से बेवजह दोस्ती नहीं की, किसी की कोई मदद नहीं की। क्योंकि मैं जानता हूं आदमी गरीब हो, नेक हो तो वो मूवमेंट का काम होता है। और धन्ना शेठों की औलाद है, लेकिन मूवमेंट के प्रति गद्दार है, तो ऐसे गद्दारों को लेकर मूवमेंट नहीं चलती। चंद कुछ गिने चुने ईमानदार और निष्पक्ष लेवल के कार्यकर्ता हो तो मूवमेंट चलती है। धन्ना शेठों के ताकत पर और पैसे पे नहीं चलती। और अगर चलती तो बाकी लोग भी चलाते ना, बाकी लोग भी चलाते। उनके पास सारे मूवमेंट के साधन है, फिर भी मूवमेंट नहीं चला सकते। इसी नागपुर में अंबेडकरी आंदोलन के नाम पे कोई भी रिपब्लिकन का हो या और कोई नेता, इसी मैदान पर इतने लोग अपने बलबूते पर इकट्ठा करके दिखाए। इंदौरा मैदान बड़ी बात है, कस्तूरचंद मैदान आजकल मिलता नहीं, वो अलग बात है। इंदौरा मैदान भी बड़ा है। ये कैसे मौके पे काम करेंगे? 6 दिसंबर को सभा लगाएंगे, 14 अक्टूबर को दीक्षा दिन के समारोह पर सभा लगाएंगे। और जो वहां रेडीमेड लोग बेचारे आस्था के साथ आते हैं, उनके सामने और मौका दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मूवमेंट नहीं होती, ये आंदोलन नहीं होता, ये रेडीमेड लोगों के आधार पर राजनीति की रोटियां सेकना, ये काम होता है। और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग आंदोलन नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं चला सकते।
ये बार बार साबित हो चुका है। और इसीलिए 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंबेडकराइट राजनीति में बिना कोई हमारे पीछे बड़ा राजनीतिक बर्दाश्त है, कोई धन्ना सट है, इसके बावजूद भी 10 साल के अंदर अपना एक अनूठा अस्तित्व पैदा करना, वो भी मायावती से अलग होकर, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। मायावती से अलग होकर कई लोग अलग हो गए। क्या हाल है? इवन मध्य प्रदेश में धाकड़ एमएलए था फूल सिंह बरैया, आखिर कांग्रेस के शरण में चला गया। कई राज्यों के लोग कांग्रेस और दूसरे के चरणों में शरण गए, लेकिन 10 साल में हमने अपने दिमाग में कभी यह ख्याल भी आने नहीं दिया, बल्कि जो ख्याल हमने कांशीराम साहब से सीखा कि मैदान जंग में इनको घुटने पे लाकर तुमको आगे जाना है, उसी विचार को पकड़कर अपने तैयारी शुरू की, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाकर अपनी कोशिश की। और इसलिए हर कोई आंदोलन में एक तो व्यवस्था टारगेट होगी, नहीं तो सरकार टारगेट होगी। व्यवस्था को टारगेट करना, सरकार को टारगेट करना, छोटे मोटे छुटभैये नेताओं को टारगेट करना, ये हमारा काम नहीं। इसलिए मैंने कभी मायावती के ऊपर भी बिलो द बेल्ट कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया, महाराष्ट्र के किसी नेताओं के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं किया, क्योंकि क्रिटिसिज्म करके हमें अपना बड़ापन दिखाने की जरूरत नहीं। हम उनसे बेहतर मूवमेंट दिखाकर अपना बड़ापन दिखाएंगे। और उसमें एक है क्या, बीएसपी के जमाने में एक वीर सिंह नाम का गद्दार कुत्ता उत्तर प्रदेश में बार बार आके कहता था कि महाराष्ट्र के लोगों को अंबेडकर आंदोलन चलाने की कैपेसिटी नहीं है, वो एक अलग शब्द इस्तेमाल करता था। आज वो कहा है, 3 बार सांसद बना था बीएसपी के बलबूते पर, आज कहां है? आज समाजवादी पार्टी में जाकर पड़ा है। ऐसे उत्तर प्रदेश से भेजे हुए गद्दार लोगों ने महाराष्ट्र में अंबेडकर आंदोलन नहीं पनपेगा, नहीं बढ़ेगा तो भी चलेगा। नेता नहीं बढ़ना चाहिए, मूवमेंट नहीं बढ़ना चाहिए, जड़ें उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। इस तरह के नीति रखने वाले लोग कैसे मूवमेंट को बढ़ावा देंगे? और जब हम सारे नजदीक से देखते रहे, समय समय पर सुधारना की करने की कोशिश करते रहे, अंदर रहकर बाहर रहकर, और जब वो नहीं आया तो फिर और कोई रास्ता नहीं था। और बहुत से लोग घर जाकर बैठे, उनमें से हम नहीं है, हम घर में बैठने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हम आंदोलन की पैदाइश है, बाई चॉइस से आए, किसी के मजबूरी के कारण नहीं, कोई कमाने के कारण नहीं, किसी के रोजी रोटी के लिए नहीं आए आंदोलन में। घर की रोटी खाकर समाज का आंदोलन का कारवा आगे बढ़ाने के लिए आए। इसलिए फेल कामयाबी इसकी परवाह किए बगैर, और परवाह किए बगैर सिर्फ चलते रहना यही नहीं है। आप जानते होंगे पिछले 10 साल से पूरे देश का वातावरण क्या है। कल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, आपने देखा, बहुत सा क्रिटिसिज्म सामने आया, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है कि पिछले 10 साल में देश में जो सामाजिक राजनीतिक लेवल का जहर इस सरकारों ने पैदा किया, क्या उससे पागलपन की लहर कुछ लोगों के दिमाग में पैदा नहीं हुई है? और यह दिमाग की पागलपन को जब पावर पॉलिटिक्स का बैकिंग मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो अनलिमिटेड लेवल तक पहुंचता है, फिर उसकी हिम्मत बढ़ती है। एक जमाने में नागपुर छोड़ दे तो पूरे महाराष्ट्र में आरएसएस की शाखा दिखाई नहीं पड़ती थी, आजकल भारत के हर कोने में दिखाई पड़ती है। यह हौसला कहां से आया? हौसला पावर पॉलिटिक्स से आता है, यह ताकत पावर पॉलिटिक्स से आती है। और जब यह जहर पूरे देश में फैलाया है और उसको पावर बैक करती है, तो ऐसे कमीने और नादान लोग पैदा होना स्वाभाविक है, उनके हिम्मत में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है।
अब उसको छोड़ने वाला सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करता, किससे डरता है? मैं पेशे से वकील हूं, वकालत करता हूं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते समय आपकी आवाज भी बढ़ गई तो जज आपको धमकाता है, आवाज कम करिए नहीं तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। अरे यहां तो जूते पड़े, फिर भी कंटेम्प्ट नहीं होगा, फिर भी कंटेम्प्ट नहीं होगा। और जूता फेंकने वाला दूसरे दिन कहता है मुझे भगवान ने कहा था जूता फेंको। मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी का खटला चलना चाहिए और उसको भगवान के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने देना चाहिए कि तेरा कौन सा भगवान है जिसने तेरे को यह आदेश किया, उसको भी लेके आ और तू ही साबित कर उस भगवान ने तेरे को आदेश दिया। ये रिलीजियस फैनाटिसिज्म है, ये धार्मिकता का एक अलग आक्रामक रूप है। जरूरी नहीं वो गवई के ऊपर पड़ा इसलिए हमें गुस्सा है, और कोई भी होता उसके ऊपर भी पड़ा होता तो उसको भी हम कबूल नहीं करते कि जरूरी नहीं वो गवई होना चाहिए, और कोई होता तो भी। ये जो देश भर में माहौल बनाया गया, कांशीराम जी आज होते ना तो ये नजर नहीं आते। कांशीराम जी अगर जिंदा रहते, बहुजन आंदोलन की वो बुलंद ताकत आज तक होती ना, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं ना वो बेचारे नजर नहीं आते, दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहब भी जल्दी चले जाते, बहुजन के महापुरुष भी जल्दी चले जाते, कांशीराम जी भी जल्दी चले जाते, और कोई मार्क्स को लेनिन मिलता है। बाबा साहब को लेनिन करके कौन मिला? कौन मिला? कांशीराम जी को भी कोई लेनिन नहीं मिला। कांशीराम जी को अगर सही लेनिन मिलता तो जरूर एक क्रांति की चिंगारी और नए तरीके से पैदा होती, लेकिन उसको कुचलना, उसको नहीं बढ़ने देना, ये ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र अकेले का थोड़ा होता है। उनको सिर्फ गालियां देकर कोई सॉल्यूशन नहीं है। आजकल संघ परिवार के लिए 100 साल पूरे होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का कोई जाटव नागपुर में आता है, पूर्व राष्ट्रपति नागपुर में आता है और नागपुर में आके संघ के गुण गौरव गाता है। जब ऐसी कौमें, ऐसे लोग तैयार होंगे तो इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट आंदोलन, कांशीराम जी इसीलिए कहते थे चमचों को छोड़ो मत भाई, चमचों को छोड़ो मत। चमचे के ऊपर हमले जरूर करो, लेकिन चमचा चलाने वाले के ऊपर ज्यादा हमले करो, चमचे ऑपरेट करने वाले लोगों के ऊपर ज्यादा हमले करो। अब ये सीख बाबा साहब के देने के, बाबा साहब के बाद कांशीराम जी के अगर छोड़ दे तो देश के इतिहास में कौन है आपके पास? महाराष्ट्र के अंबेडकरी आंदोलन में कौन है? नेता तो बहुत बड़े हैं, कोई मंत्री है कोई नहीं है, कोई एमएलए है कोई नहीं है, कोई किसी घर का वारिस है कोई नहीं है। इसके बावजूद इनकी औकात क्या है? इसके बावजूद इनकी ताकत क्या है? अरे एक किसी जेल में मरे हुए दलित आदमी के बारे में आप एफआईआर नहीं लिखवा सकते, एफआईआर नहीं लिखवा सकते। ये अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें कौन मानेगा कि तुम अंबेडकर आंदोलन के नेता हो? अंबेडकर आंदोलन के इतने कमजोर नेता नहीं होते, लेकिन सिस्टम इनको नेता बनाती है, राजनीतिक व्यवस्था इनको नेता बनाती है, नेता करके आपके सामने प्रोजेक्ट करती है, और आप लोग भी नकली नेताओं के पीछे भागने का काम करते हो और असली नेताओं को पिछले छोड़ देते हो। क्या इसके लिए समाज भी कसूरवार नहीं है?
क्या लोग भी कसूरवार नहीं है? बिकने वाले नेता जितने जिम्मेदार है, तो बिकने वाले वोटर जिम्मेदार नहीं है? क्या नागपुर का वोटर नहीं बिकता? क्या महाराष्ट्र का वोटर नहीं बिकता? अरे उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा में 14% शेड्यूल कास्ट का वोट बीजेपी को गया। क्या आपका योगदान नहीं है उनको बढ़ाने में? क्या आप लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो? लेकिन जब मौका फरस्त राजनीति पूरे भारत के राजनीति का हिस्सा बन चुकी है, कोई दबाव में, कोई दहशत में, कोई लालच में, कोई अपने आप का बचाव करने के लिए, तो स्वतंत्र रूप से आंदोलन नहीं खड़ा होता। और इसी कारण महाराष्ट्र में नेताओं की तो भीड़ है, लेकिन आंदोलन कहां है, यह आज भी सवाल है। नेताओं की भीड़ है, नागपुर में भी है, और नागपुर के नेता आजकल कहां है? दिशा कौन सी है? दिशा कौन सी है? इस दिशा का परिणाम आप अच्छी तरह से समझते हैं। किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए अंबेडकरी आंदोलन को छोड़कर संघ परिवार के पीछे उनकी पूंछ पकड़ कर चलना पड़ता है। क्या यह सच्चाई नहीं है? और ऐसे लोगों को हम नेता बन के प्रोजेक्ट करेंगे, नेता मानकर चलेंगे, तो समाज भी कसूरवार होता है, लोग भी कसूरवार होता है। नालायक नेताओं को पैदा करना, उनके खद्दे पर उनको लेकर चलना, उनको आगे बढ़ाना, हर कोई शख्स जो करता है वो जिम्मेदार है। हर कोई आदमी, हर कोई नागरिक ये घटिया काम करता है, वो भी जिम्मेदार है। और इसलिए बेचने का काम अकेला नेता थोड़ी करता है। नेताओं के माध्यम से चमचे बहुत होते हैं, और चमचों के माध्यम से उनका समाज भी बड़े पैमाने पे होता है। उत्तर भारत में राजभर कम जानते हैं आप। राजभर समाज जो उत्तर प्रदेश में जाटव चमार के बाद 100% वोट करता था बीएसपी को, आज राजभर कहां है? राजभर बीजेपी के साथ है। ये जो समाज का गिरावट है, दर्जा का गिरावट है, यह बहुत चिंता करने वाली है। जिस बंगाल में गुरुचरण ठाकुर, जिन्होंने महात्मा फुले जैसे समाज परिवर्तन के आंदोलन में जैसे फुले का समय था उसी समय में बढ़ाया, उसका घर का वारिसदार एक लड़का आज बीजेपी का सांसद है। ये तथाकथित वारसदार कहने वाले लोग अपनी राजनीतिक रोटियां, उनको अपने बाप दादा के आंदोलन की कोई फिक्र नहीं, आंदोलन की कोई चिंता नहीं, लोगों के बुनियादी सवाल को लेकर कोई चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किसी एक दलित युवक की भयंकर हत्या हुई। क्या आवाज है? क्या आवाज है? मोदी और योगी बहुत अच्छा काम करने वाले मायावती को सीधा सवाल है कि तुम्हें किसी दलित युवक की मृत्यु की फिक्र नहीं है? मोदी और योगी बेहतरीन काम कर रहे, ये सर्टिफिकेट देने वाले लोगों को कैसे नेता माने? कौन मानेगा? और इनके हवाले आंदोलन देंगे, इनके हवाले मूवमेंट को देंगे, तो अपने मूवमेंट को गला घोटने वाले लोग मूवमेंट के रखवालदार नहीं, वो तो किलर है, सेल्फ किलर लोग हैं। और सेल्फ किलर लोग मूवमेंट को मारने में विश्वास रखते, जिंदा नहीं रखते। कीमत देनी पड़ती है जिंदा रखने के लिए। आप सभी जानते हैं, मैं बेहतरीन अवस्था में था, 1.5 लाख की नौकरी करता था। मायावती ने कहा नौकरी छोड़ो, छोड़ दी, परवाह नहीं है। कई लोगों ने छोड़ी है, आप में से भी कई लोग हैं जिन्होंने नौकरी की फिक्र नहीं की, परिवार की फिक्र नहीं की। आज भी लोग हैं, आज भी लोग हैं। कई लोगों ने अपना घरदार छोड़ा, बाम साहब के समय में जिंदगी लगाई। क्या वो बेकार जाएगी? क्या उनकी कोई कीमत नहीं है? कीमत होती है, लेकिन वो कारवा बरकरार रखना पड़ता है, तब कीमत होती है। जब आप पूरे कारवा को खत्म करोगे तो आपको याद करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। महाबोधि विहार में
ये कोई घमंडगिरी नाम का महाराज क्यों घुस गया? महाबोधि विहार में एक घमंडगिरी नाम का महाराज, एक शैवपंथीय साधु क्यों घुस गया? क्योंकि महाबोधि विहार में 1590 में कोई रहता ही नहीं था, खाली पड़ा था। 1590 में मतलब 16वीं सदी में गया में कौन बौद्ध था? था ही नहीं। सारे बौद्ध मारे मारे भाग गए। बौद्ध भंते जो भी थे जान बचाने के लिए बर्मा तिब्बत चले गए। कौन था? बेमानव रहने वाले विहार के ऊपर कोई भी कब्जा कर सकता है। 1590 ने हुआ ना, आज तक छूटता नहीं है। यही बात मूवमेंट को लागू है, यही बात आंदोलन के लागू है। जैसे महाबोधि विहार चला गया, वैसे मूवमेंट का भी कब्जा कोई और लोग लेंगे। नौकरियों में आउटसोर्सिंग होता है, यहां भी आउटसोर्सिंग हो सकता है। नौकरियों में कॉन्ट्रैक्टगिरी, ठेकेदारी होती है, यहां भी ठेकेदारी है। सिर्फ नौकरियों में ठेकेदारी का खतरा नहीं, मूवमेंट में भी ठेकेदारी का खतरा है। मूवमेंट में भी आउटसोर्सिंग का खतरा है। जिनको मालूम नहीं है वो समझ ले। भले महाबोधि विहार के लिए वो 9 लोगों की ऊपर की कमेटी है, लेकिन नीचे महाबोधि विहार का संचालन आज भी करने के लिए 10 भिक्षुओं की एक कमेटी होती है। और वो सारे 10 भिक्षुओं में कितने आरएसएस वालों ने घुसाए, ऐसे कितने लोग हैं ये थोड़ा पता कर लो। सिर्फ ऊपर की व्यवस्था नहीं है, आपके घर के अंदर की व्यवस्था में ये लोग कहां तक पहुंचे, इसका हिसाब किताब करेंगे तो आपको उनका भयंकर विकाल रूप समझ में आएगा। और इसलिए आंदोलन एक ताकत होती है, विचारधारा के ऊपर आंदोलन, सिर्फ आंदोलन नहीं, दिशाहीन होकर नहीं। और इसलिए पिछले 10 सालों में हमने कई सवाल उठाए। भारत सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बंद की। 2004 में अटल बिहारी की सरकार थी। हमने बीआरएसपी के माध्यम से सवाल उठाए कि 23-35 साल नौकरी करने वाला सरकारी कर्मचारी बाबू अगर पेंशन के लिए पात्र नहीं, तो 1-2 दिन एमपी और एमएलए बनने वाला आदमी पेंशन के लिए पात्र कैसा? और पेंशन ही बंद करनी है तो एमपी एमएलए के पहली बंद करो। ये बीआरएसपी है, ये बीआरएसपी है। बंद करनी है तो एमपी एमएलए के करो। क्रीमी हमें लगाते हो, अच्छी बात है, चाहे ओबीसी हो। और आजकल कल जिन गवई के ऊपर जूता चला गया था, उन्होंने भी क्रीमी लेयर की वकालत की, एससी एसटी को लगा दो, उन्होंने भी वकालत की। तो क्रीमी लेयर बड़े बड़े लोगों को क्यों नहीं लगनी चाहिए? ऊपरी तबके को क्यों नहीं लगनी चाहिए? शुगर फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो सरकार तुरंत आगे आती है, करोड़ों रुपए फंड देती है। किसान मरता है तो तुम क्यों नहीं आगे आते? फार्मर मरता है तो तुम क्यों नहीं आगे आते? तुम्हारा बजट तब क्यों नहीं आगे आता? उद्योगपतियों का कर्जा करोड़ों रुपए में। हाल ही में अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 90,000 करोड़ राइट ऑफ किया, 90,000 करोड़ राइट ऑफ किया। और कल उस्मानाबाद जिले में जिस किसान की खेती बह गई बरसात के कारण, उसके हाथ में आज बैंकों के लोन के नोटिस पहुंच गए। कौन सी व्यवस्था है? और इसलिए बीआरएसपी एक एजेंडे के साथ चलती है। हमारे एजेंडे को मीडिया पब्लिसिटी नहीं देगा। मोदी जी ने जो नोटबंदी लाई, उसके पहले बीआरएसपी देश के एकमात्र पार्टी है जिसका मोर्चा मुंबई में 27 जुलाई 2016 को निकला था। और उस मोर्चा में यही डिमांड थी कि करप्शन बड़े नोटों में होता है। तब 1000 की नोट थी। बीआरएसपी ये पहली पार्टी है जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निवेदन दिया
पब्लिकली मोर्चा मुंबई में निकाला। और अगर करप्शन बड़े लेवल का रोकना है तो बड़े नोटों के करेंसी को हटा दो। मोदी ने हमारी आधी बात सुनी, हटा तो दी 1000 की, लेकिन 2000 की लेके आए, 2000 की लेके आए, आधा अधूरा सुना। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर देश के कृषि नीति तक और देश की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेकर देश की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करें नौकरियां, बड़ी विशाल रणनीति और धोरण के साथ हम काम करते हैं। हम सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। और इसलिए ऐसे लोग ज्यादा लोगों को पसंद आएंगे ये हम अपेक्षा भी नहीं करते। क्यों कैसे करेंगे? हमारी मुंबई में एक दिन झोपड़पट्टी में सभा हुई, बड़ी मीटिंग हुई। कार्यकर्ता नजदीक आया और बोला, माने साहब आपका सब कुछ ठीक है लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। हमने पूछा भाई क्यों नहीं काम कर सकते? उसने कहा आप शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, हफ्ता वसूली आंदोलन नहीं करते, तो मेरा घर कैसा चलेगा अगर आपके साथ मैंने काम किया तो? मैंने कहा भाई तू जहाँ है उधर ही रहे। कैसे आएंगे ऐसे लोग हमारे पार्टी में? नहीं आ सकते। गुंडागर्दी करने वाले नालायक चरित्रहीन लोग, इनको आप इमेज नहीं देंगे, प्रतिष्ठा नहीं देंगे तो वो कैसे आएंगे लोग आपके पार्टी में? और कुछ लोगों को तो शाम को 6 बजे के उनके हाथ थर थर कांपने लगते हैं। कैसे आएंगे वो लोग आपके पार्टी में? इसीलिए तो मुझे कुछ लोगों को हकालना पड़ा पार्टी से कि जिनके हाथ थर थर कांपते हैं शाम के 6 बजे, उनके लिए पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, कोई उनकी जगह नहीं है। मतलब कई सारे पाबंदियां, लिमिटेशन होती है। पार्टी चलाना कोई मामूली बात नहीं। इसके बावजूद भी हमने 10 साल पूरे किए और उसमें नागपुर के तमाम सारे पार्टी वर्करों का बहुत बड़ा भारी योगदान है, बड़ा भारी योगदान है। महाराष्ट्र के कार्यकर्ता का बड़ा भारी योगदान है। किसान आंदोलन की मीटिंग जब हमने भंडारा जिले में साखोले में की थी तो किसान आत्महत्या रोकने के लिए हमने पहले कहा था कि किसान किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, और वो अगर अल्प भूधारक किसान है, मार्जिनल फार्मर है, तो उसके उम्र के 60 साल पूरे होने के बाद उसको मंथली 5000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। किसान कोई भी जाति धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, यह है पॉलिसी। लेकिन सरकार यह नहीं करेगी। सरकार चुनाव के लिए अब उन्होंने तरीका ढूंढा है, बीजेपी ने तरीके ढूंढे। क्या है बीजेपी का तरीका? आप कितने भी बुनियादी समस्या से परेशान हो, हिंदुत्व का नारा आपके लिए टैबलेट है। आप कितने भी परेशान हो, नेशनलिज्म का नारा आपके लिए टैबलेट है। और ये अगर दोनों काम नहीं किए तो आप समस्या के साथ जियो। हम महीने में तुम्हारे बैंक खाते में इतने पैसे भेजते। बेकारी की समस्या सवाल नहीं, भूखमरी की समस्या सवाल नहीं, दलित आदिवासी का अन्याय अत्याचार का कोई सवाल नहीं। आइन चुनाव के मौके पर जैसे बिहार में अभी हर महिला के खाते में 10,000, ये पावर पॉलिटिक्स है। वो अगर कम पड़ गई तो धन्ना सेठों का पैसा, उद्योगपतियों के साथ हमारी दोस्ती है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1951 में जब लॉ मिनिस्टर थे, इस्तीफा देने के पहले एक उनका भाषण है, और उस भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि उद्योगपतियों के लोग पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वोटर है, वोट के नाते उनको अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट में आ सकते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट उनके हाथ में कभी जाने नहीं चाहिए।
उद्योगपतियों के हाथ में पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए। आज जब भारत की तस्वीर देखते हो तो पार्लियामेंट किसके हाथ में है? मोदी उसका चेहरा नजर आता है, लेकिन असल रणनीतिकार पॉलिसी मेकर कौन है? विवेकानंद इंटरनेशनल के नाम पे कौन भारत को चला रहा है? सोचने वाले लोग समझ सकते हैं। बेचारे रोजी रोटी के लिए तलाश में रहने वाले आम इंसान इन बातों को नहीं समझ पाते। और आप ना समझे, बहुत सारे काम है। महाराष्ट्र में भी मैंने देखा 1 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे की जयंती। मैं इस साल वाटेगांव गया था, अन्ना भाऊ साठे के गांव में गया था। कांशीराम जी जब जिंदा थे तो अन्ना भाऊ साठे के परिवार को हमने बीएसपी की तरफ से घर बांध कर दिया था, जिसका उद्घाटन कांशीराम साहब ने किया था। इस 1 अगस्त को मैं जब वाटेगांव गया अन्ना भाऊ साठे की जयंती के मौके पर, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने वो घर गिराया था। उस जगह पे कोई बना नहीं, लेकिन एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के छुटबरे छोटे एमएलए के नाम पे एक फोटो लगाई थी। और उस अन्ना भाऊ साठे के परिवार ने भी, जिसकी वो पुत्र वधू की पत्नी सावित्री, जो मुझे भी अच्छी जानती है, मैं भी उनको जानता हूं, वो उस कांग्रेस के मंच से भाषण दे रही थी। कांशीराम जी की वो भी याद थी उधर। डिमोलिश किया। इतिहास को इस तरह से दफनाया जाता है, मिटाया जाता है। और मिटाने का काम कब होता है? जब आंदोलन कमजोर होता है। आंदोलन जब ठंडा होता है तो यह काम किया जाता है। और इसलिए आने वाले दिनों में अगर आंदोलन को हमने ताकत नहीं दी, सच्चे कार्यकर्ता और नेताओं को पहचान कर उसके पीछे अपनी ताकत नहीं खड़ी की, तो जितना जो भी दिखता है ना आंदोलन, वो भी नहीं दिखेगा। आज आरक्षण के नाम पर हर कोई अपने जात और धर्म के साथ दावे अलग अलग कर रहा है। आज ही मैंने प्रेस स्टेटमेंट इश्यू किया, आज ही, कि कल ओबीसी का मोर्चा है नागपुर में, उसमें से कोई मुझे मिला नहीं, उसमें से किसी ने मुझे फोन नहीं किया। फिर भी मैंने बीआरएसपी की पॉलिसी के तहत कल के ओबीसी मोर्चा को बीआरएसपी का जाहिर समर्थन दे दिया। अब मैंने ये नहीं दिखा कि वडेट्टीवार कौन है, मैंने ये नहीं देखा कि बावनकुळे कौन है, मैंने ये नहीं देखा कि ताईवाड़े कौन है, मैंने ओबीसी को देखा। और नेचुरली बहुजन मूवमेंट में ओबीसी की अपनी एक स्पेस है। बाबा साहब के पॉलिटिकल समीकरण में, इक्वेशन में ओबीसी की एक अलग स्पेस है। और इसलिए मैंने भूमिका ले कि ओबीसी के आरक्षण में और कोई हिस्सा और किसी का नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ वोटों की पॉलिटिक्स की बात करते तो हम ये डायरेक्टली भूमिका नहीं लेते। हम सिर्फ वोटों की बात करते हैं तो ये भूमिका नहीं लेते। जैसे अजित पवार ने कल छगन भुजबल को ललकारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए के मीटिंग में भुजबल को सुनाया कि आप लोगों के कुछ समाज के खिलाफ भूमिका के कारण उनको लायबिलिटी उठानी पड़ती है। यह पॉलिटिकल कैलकुलेशन की राजनीति है। हम मूवमेंट के लिए राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल कैलकुलेशन की राजनीति नहीं। कोई वोट दे ना दे, उसकी परवाह किए बगैर फुले शाह अम्बेडकराइट बहुजन आंदोलन की साख वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए। चाहे मुस्लिम समाज का वक्फ बिल का मामला हो, हम उसके साथ खड़े होते हैं।
चाहे ओबीसी के आरक्षण का मामला हो, उसके साथ खड़े होते हैं। और अगले महीने बिरसा मुंडा की जयंती आएगी 15 नवंबर में, 2 दिन का गढ़चिरौली में विशाल आदिवासी जन सम्मेलन बीआरएसपी के माध्यम से 15 नवंबर को गढ़चिरौली में होगा। तब आदिवासी के बारे में खुलकर अपनी भूमिका रखेंगे। बहुजन समाज के ये सारे अंगों को अगर हम नहीं समझेंगे, इसलिए बीआरएसपी कोई कन्वेंशनल दलित पॉलिटिक्स नहीं करती है, ट्रेडिशनल दलित पॉलिटिक्स नहीं करती है। एजेंडा सचमुच जिस तरह से कांशीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज बनना चाहिए, बहुजन समाज बनाने की कोशिश तो आपको करनी चाहिए। सफलता मिले ना मिले, प्रयास तो जरूर करना चाहिए। और इसी के कड़ी में महाराष्ट्र में बौद्धों के दिल और दिमाग में आजकल एक बड़ी निराशा है। क्या निराशा है? कि अब सब कुछ खत्म हो गया। यह निराशा जरूर है ना? सब कुछ खत्म है, कोई बचा नहीं है। महाबोधि विहार नहीं बचा, आरक्षण जा रहा है, अन्याय अत्याचारम का रुकने का नाम नहीं, बजट कोई मिलता नहीं, एमपी एमएलए जो भी है कोई काम के नहीं। क्या बचा? और ये निराशापन मजबूर कर देता है दूसरे के पूंछ पकड़ने के लिए। ये मजबूरी आपको उस मजबूरी के लेवल पे खड़ा करती कि आप अपना घर छोड़कर चले जाए और दूसरा के दरवाजे पर खड़े रहे। आप कांग्रेस बीजेपी के दरवाजे पे खड़े रहे, उनकी गुलामी करते रहे, उनकी जय जयकार करते रहे। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने बाबा साहब और कांशीराम साहब से यही सीखा, मुश्किलें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी, क्योंकि मरने के बाद शमशान भी नहीं मिलता है कई जगह। वहां भी तुम्हारी जाति नाम की बहुत गंदी चीज सामने आती है, शमशान भी नहीं मिलता। इसके बावजूद तुम्हें आंदोलन की साख को मजबूत करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। यह सीख लोगों के पास लेकर जाने की जरूरत है। और इसी का सहारा लेकर जब महाराष्ट्र में कई भंतियों के माध्यम से दीक्षा भूमि का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या हुआ? कल सुनवाई थी नागपुर हाईकोर्ट में, पेपरों में खबर आई, पैसा आया था, वापस जाने लगा। क्यों? क्योंकि आरा खड़ा नहीं दे पाए, प्लान नहीं दे पाए। अब प्लान देने की जिम्मेदारी किसकी? एक तो नागपुर का ट्रस्ट है, नागपुर सिटी का न्यास की जिम्मेदारी है, और वहां बैठी हुई कमेटी है। आजकल 2-2 कमेटियां है, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं ये कई की 2 है, क्योंकि इन मामलों में हम ज्यादा डिटेल नहीं जाते। लेकिन बोले कि 2-2 कमेटियां है। अब 2 नहीं 4 करो, लेकिन प्लान तो दे दो यार, प्लान तो दे दो, डेवलपमेंट तो होने दो। ये डेवलपमेंट में भी नहीं होने देंगे, और ये लोग कहेंगे कि हम ही देखभाल कर रहे हैं। चाहे मामला पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का हो, चाहे मामला दीक्षा भूमि का हो, चाहे मामला चैत्य भूमि का हो, चाहे और कोई मामला हो। महाबोधि लेकर को तो यहां कुछ लोगों ने गलत प्लान के तहत एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की सुलेखा कुंभारे के माध्यम से। क्या जरूरत थी? बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई की याचिका काफी नहीं थी, उन्होंने 2012 में डाली। आज तक केंद्र सरकार ने एफिडेविट नहीं दिया, बिहार सरकार ने एफिडेविट नहीं दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एफिडेविट नहीं दिया। वकीलों को मालूम है जब दूसरी साइड अपील नहीं, एफिडेविट ही सादर नहीं करती तो केस चलने का सवाल नहीं। 2012 से लेकर मामला आज तक पड़ा है। लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर उसको रिजेक्ट करवाने के प्लान में है।
ताकि उन रिजेक्ट किए हुए याचिका का परिणाम दूसरे याचिकों के ऊपर पड़े। या तो बुद्ध बुद्ध करेंगे और दूसरी तरफ बुद्ध का नामो निशान मिटाने के लिए काम करेंगे। यह बुद्ध के नामो निशान को मिटाने का काम मैं समझता हूं, कोई शंकराचार्य कहे, कोई कुमारिल भट्ट करे, ठीक है, लेकिन जिसका नाम मेश्राम है, जिसका नाम रामटेके है, ऐसे लोग तो ना करे भाई। ऐसे लोगों से तो उम्मीद नहीं है, और इसलिए ऐसे लोगों से भी एक दूरी बनाने की जरूरत है। अपना कौन और पराया कौन। कांशीराम जी हमेशा कहते थे आंदोलन में ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरा साथी कौन है, मेरा कौन दुश्मन कौन है, मेरे निशाने पर कौन है और मेरा बैकिंग में कौन है। शायद मायावती नहीं पहचान पाए, शायद मायावती पहचान नहीं पाई, इसलिए ये बुरी हालत में पहुंचे। आंदोलन की दुर्गति हुई, मायावती का इंडिविजुअल रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई है, भतीजा है, भतीजा नहीं तो उसका लड़का, कुछ ना कुछ है। नुकसान उनका क्या है? नुकसान मूवमेंट का, नुकसान आंदोलन का, पूरे देश के लोगों में जो मायूसी छाती है उसका एक नुकसान होता है। लेकिन कहते ना कि पतझड़ तो होती ही रहते, कोई परवाह नहीं। फूले के बाद कोई बाबा साहब है, बाबा साहब के बाद कोई कांशीराम है, और कांशीराम के बाद भी कोई और आएगा, पैदा होगा। इस उम्मीद के साथ आंदोलन को जिंदा रखना होता है। जरूरी नहीं मेरे समय में ही होना चाहिए, आपके समय में होना चाहिए। आंदोलन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यही बात कांशीराम साहब ने भी जिंदगी भर कही। बाबा साहब के समय में उन्होंने चलाया, फूले ने अपने समय में चलाया, चाहे रविदास हो, कबीर हो, नानक हो, पेरियार हो, नारायण गुरु हो, उन्होंने अपने समय में चलाया। आप अपने समय में चलाओ, और वही काम हम बीआरएसपी के माध्यम से कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कुछ लोगों ने मुंबई में बैठकर एक थोड़ा पॉलिटिकल लेवल का फैसला किया, मुझे भी बुलाया, नॉन पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हुए, बोले सर हम प्लान कर रहे हैं। मैं बोला क्या प्लान कर रहे? हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए मुंबई में एक बड़ा विशाल मोर्चा निकालना चाहते हैं। मैं बोला अच्छी बात है, नहीं क्या आप इसमें शामिल होंगे? तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं, हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ शामिल होगी। बोले उसी मोर्चा में कोई पार्टी का नाम नहीं होगा, कोई पार्टी का झंडा नहीं होगा, सिर्फ पंचशील का झंडा या जय भीम लिखा हुआ ब्लू फ्लैग, नीला झंडा यही होगा, या बाबा साहब के तस्वीर वाला झंडा होगा। क्या आप अपना पार्टी का बैनर बिनर छोड़ के आ सकते हैं? हम बोला जरूर आ सकते हैं। मैंने पूछा बाकी कौन कौन है? बोले सभी है। मैं बोला सभी कौन कौन है? बोले आठवले है, प्रकाश है, उन्होंने नाम गिनाए। मैं बोला यार इनके साथ कैसा? कवाड़े है। तो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी ने कहा कभी तो बौद्धों ने इकट्ठा होना चाहिए, किसी न किसी कारणवश। ठीक है अपनी राजनीतिक अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन कभी तो इकट्ठा होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि मराठों को देखो, मराठा आरक्षण के लिए उन्होंने कैसे ताकत लगाई। कोई कांग्रेस वाला, कोई बीजेपी वाला, कोई राष्ट्रवादी वाला, सारे इकट्ठे आए। तो क्या हम लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बरकरार रखते हुए कुछ चीजों के लिए इकट्ठा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब इसका जवाब तो आना चाहिए होता है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर अपनी अपनी पार्टी आप अपनी अपनी तरीके से चला लो, लेकिन कुछ 4-5 मुद्दों के ऊपर सारे लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए, छोटे मोटे बड़े दलों ने इकट्ठा होना चाहिए, राजनीतिक ताकत का एहसास महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो मैं और मेरी पार्टी उसके साथ होगी। और इसी के लिए
14 तारीख को जब मुंबई में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन मोर्चा के लिए एक कृति समिति है, ये राजनीतिक दलों का मोर्चा नहीं है, उसका नेतृत्व कोई लीडर नहीं करेगा। इस महाराष्ट्र का हर बौद्ध और अंबेडकरवादी आंदोलन का आदमी उसका नेतृत्व करेगा। और इसलिए मैंने हां भरी है, और इसलिए आने वाले 14 तारीख को बीआरएसपी के विदर्भ के जितने भी लोग हैं, आप भी 14 तारीख के नागपुर में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत अभी तक जो आंदोलन बनते लोगों ने चलाया, अब बनते लोगों की एक मर्यादा होती है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब आंदोलन के उतरते हैं तो उसकी एक परिभाषा अलग होती है, और इसलिए मुंबई से एक अलग आंदोलन की शुरुआत होगी। बाद में हो सके तो दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन इस विषय को लेकर सारे लोगों ने अपने मतभेद भुलाकर, अपने पार्टी के जूते और जो भी है वो अलग रखकर, झंडे और डंडे अलग रखकर, पंचशील का झंडा या जय भीम नाम की पहचान लेकर सारे लोगों ने में इकट्ठा होकर अपने ताकत का एहसास कराने का काम है। और इसलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आने वाले 14 तारीख को 12 बजे यह मोर्चा मुंबई में शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा? आजाद मैदान में तो जाएगा, लेकिन उस दिन एक बड़ी ताकत का प्रदर्शन, डेमो जो राजनीति में जरूरी है वो करना है। और इसलिए आप सभी लोगों को उस मोर्चा के लिए आने के लिए अपील करते हुए, आप भविष्य में भी बीआरएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आंदोलन में तन मन धन का साथ देकर सहयोग रखते हुए अपनी मूवमेंट को जिंदा रखने की अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, उसको मजबूत करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत।